नमस्कार फ्रेंड्स, हमने अगले कई सारे एपिसोड्स में फेमा का ओवरव्यू देख लिया, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ले लिया। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंप्लायंस नहीं किया तो आपके पास क्या है, कंपाउंडिंग। और लास्ट सेशन में हमने वो भी देख लिया कि फेमा अलोन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन का प्लानिंग और डिस्क्लोजर और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सब डिस्क्लोज करना वो भी इतना ही जरूरी है। तो फेमा और इंटरनेशनल टैक्सेशन दोनों को साथ में लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी टॉपिक का हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लिया। आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप यहाँ से फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड एंटिटी में या तो कोई आप नई एंटिटी, फॉर एग्जांपल यूएस में आप एलएलसी फॉर्मेशन कर रहे हो, आईएनसी फॉर्मेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आज हम क्या देखेंगे कि ये जो नई गाइडलाइन आई हुई है 2022, फिर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका कंप्लायंसेस क्या है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट से। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा अप्रूवल रूट है। ऑटोमेटिक रूट बोले तो पहले कई सारे रूट्स है ना, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंपलसरी आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूवल के जरिए ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन एज पर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कई सारी एक्टिविटीज है वो अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में दे दी गई है। तो वहां पे क्या है कि प्रायर आरबीआई की अप्रूवल लेना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन में इनकॉर्पोरेशन करना है कोई भी एंटिटी, तो आप ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से जा सकते हो। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि फॉरेन एंटिटी का स्ट्रक्चर कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से सेक्टर में एक्टिविटीज बिजनेस कर रही है वो सब देख के पता चलता है कि अंडर ऑटोमेटिक रूट में है या तो प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट रूट, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों रूट है। तो एलिजिबल एंटिटीज कौन है जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल्स है जो अंडर एलआरएस you can use LRS limit for incorporation of the foreign entities, LLCs and all। ये जो 2022 का गाइडलाइंस आया, नया रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हुआ, तो वहां पे कई सारे डेफिनेशंस वो सब क्लैरिटी दी गई है कि कंट्रोल क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सेक्टर। कई सारे जो बोनाफाइड एक्टिविटीज है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये कई सारे डेफिनेशंस को कवर किया है। तो चलो ओडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट हम देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में नहीं रहेगा। वहां पे एक्सेप्शन दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक सेक्टर को। दूसरा इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी है जो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या तो आपने कोई रिपेमेंट, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए उसका भी वो सब क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। वहां पे एनओसी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए कोई 3 इन्वेस्टर इंडिया से है, तो किसी का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, किसी का एसबीआई में है, किसी का इंडसइंड बैंक में है, लेकिन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस सिंगल एडी बैंक से ही ये इन्वेस्टमेंट रूट होना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल पेमेंट कंसिडरेशन। तो आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन टू शेयर कैपिटल भी कर सकते हो, या तो शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए भी आप कंपनी अक्वायर कर सकते हो, और गारंटी है शेयर्स है तो उसको प्लेज कर सकते हो। तो ये सभी का क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है ये न्यू गाइडलाइन 2022 में। और यहाँ पे आपको दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कई सारी एक्टिविटीज है जो प्रोहिबिटेड है, से फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग है। तो वो जो एक्टिविटीज है तो वो फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल के जरिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो अंडर ऑटोमेटिक रूट से भी ये आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉरेन एंटिटीज का बिजनेस समझ लो, बिजनेस एक्टिविटीज समझ लो, राइट एडी बैंक को सिलेक्ट करना है, सभी फॉर्म एफसी वो बैंकिंग का डिक्लेरेशन फॉर्म है तो वो सब फाइल करके बैंक को सबमिट करना है, यूएन प्रोसेस करके वो यूएन नंबर जनरेट करना है, फिर यहाँ से फॉरेन में रेमिटेंस करना है। लेकिन गलती यहाँ पे होती है, रेमिटेंस करने के बाद कई सारे फाउंडर्स डायरेक्टली स्लिप मोड में चले जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट, आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल $5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉरेन में, तो वहाँ से कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है, तो वहाँ यहाँ पे आपको एडी बैंक को ये सबमिट करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपको हर बार एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एपीआर फाइल करना है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो आप ज्वाइंट एपीआर भी फाइल कर सकते हो। अगर एंटिटी से इन्वेस्टमेंट हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड, तो एक एडिशनल कंप्लायंस है आरबीआई एनुअल एफएल रिटर्न, वो
हर साल आपको वो फाइल करना बहुत जरूरी है। तो हमने आज देखा जाए तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के जरिए कई सारी डिटेल्स समझ ली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्लैरिटी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज CA हिरेन अभंगी, seasoned expert and senior and managing partner of Abhangi and Abhangi LLP. Follow us and watch all the episodes to gain the international taxation and FEMA in very smooth and layman language.